एक ऐसी शांति जो असली नहीं थी, क्योंकि वो साजिश थी। कुछ ऐसा पक रहा था जो सामने नहीं दिखता, पर अंदर हर जगह रिस रहा था। एक किला दुश्मन के कब्जे में, एक इलाका बंदूक की नोक पर झुका हुआ, और एक फौज सोच रही थी कि सब काबू में है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक फैसला पल रहा था, एक ऐसा वार जो सीधे दिल फाड़ेगा। उधर महल में कागज चल रहे थे, इधर घाटियों में कदम, उधर निगरानी हो रही थी, इधर तैयारी। कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बार बात से नहीं, सिर्फ खून से हिसाब होना था। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को जहां एक लाश के बदले एक सिंह की वापसी होती है। 1565 में औरंगजेब की विस्तारवादी नीति के तहत मुगल सेनाएं मराठों पर दबाव बना रही थीं। मुगल सेनापति जय सिंह ने पुणे क्षेत्र में कई मराठा किले जीत लिए, जिसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और केवल 12 किलों पर नियंत्रण रखने की अनुमति मिली। इनमें कोंढाणा भी था, सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित एक रणनीतिक नजर से अहम किला, जो पुणे घाटी का प्रवेश द्वार था। इसकी ऊंचाई, चट्टानी दीवारें, जलाशय और गुप्त सुरंगें इसे एक मजबूत रक्षा जगह बनाती थीं। कोंढाणा की जिम्मेदारी औरंगजेब ने उदयभान राठौड़ को सौंपी, जो सैकड़ों सिपाहियों और तोपखाने के साथ वहां तैनात था। जिनको नहीं पता है, उदयभान वो आदमी था जो बाहर से राजपूत लगता था, लेकिन असल में मुगलों का पालतू था। मुगल उसे बहादुर मानते थे, लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते थे वो यही कहते थे कि ये आदमी अपने धर्म से ज्यादा मुगलों का वफादार था। उदयभान द्वारा किले में कड़ी निगरानी, गश्त और संकेत सिस्टम लागू किया गया और आसपास के गांवों पर कंट्रोल रखते हुए टैक्स वसूली शुरू हुई। उदयभान ने किसी भी मराठा संपर्क की खबर तुरंत देने का हुक्म दिया। मुगलों की मंशा थी कि कोंढाणा को स्थायी रूप से अपने कंट्रोल में रखकर दक्षिणी इलाकों पर दबदबा जमाया जाए, पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस संधि को रणनीतिक विराम मानते हुए अपनी फौजी ताकत के दोबारा गठन में लग गए। कोंढाणा का नुकसान अस्थायी था, उसकी वापसी की योजना उसी दिन बन चुकी थी। कोंढाणा की बनावट में दक्षिण दिशा की सीधी चट्टानों को सबसे कम सुरक्षित माना जाता था। यही वह जगह थी जिसे मराठों ने बाद में हमले के लिए चुना। उदयभान के अधीन अफगान और राजपूत सिपाही अफसर भी शामिल थे, जो पहाड़ी लड़ाई और पहरा देने में माहिर माने जाते थे। इसी दौरान मराठा गुप्त तंत्र ने कोंढाणा की हलचलों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा भेजे गए जासूसों ने किले के अंदर सिपाहियों की गिनती, हथियारों की हालत और गश्त के समयों की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। एक खास कोशिश में मराठा जासूसों ने किले की दीवारों के उस हिस्से की पहचान की जहां से सीधी चढ़ाई मुमकिन हो सकती थी और जिसे मुगल पक्ष ने कमजोर मानकर खास ध्यान नहीं दिया था। 1666 से 1668 के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के हुक्म पर इस पूरे इलाके की कई बार टोह ली गई। मराठा सूबेदारों और सिपाहियों के साथ गुप्त बैठकों में कोंढाणा को दोबारा जीतने की योजना पर सोच विचार होता रहा, लेकिन यह साफ था कि बिना पूरी तैयारी और सटीक योजना के किले पर सीधा हमला जानलेवा साबित होगा। इसी वजह से मराठों ने सब्र रखा और सिर्फ खबरें जमा करने पर जोर दिया। इस दौरान उदयभान की सतर्कता बनी रही और उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी। दूसरी तरफ 1666 में आगरा से लौटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा शासन का दोबारा गठन तेजी से शुरू किया। इन्हीं विचारों के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक फैसला लिया, कोंढाणा की फिर से वापसी के लिए मुहिम की शुरुआत की जाएगी। इस काम के लिए उन्हें एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो न केवल निडर हो, बल्कि गुप्त फौजी अभियान में सूझबूझ भी रखता हो। यह जिम्मेदारी उन्होंने अपने बचपन के साथी और पुराने युद्ध सहयोगी तानाजी मालुसरे को देने का फैसला लिया। तानाजी न केवल एक योग्य सेनानायक थे, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति पूरी तरह समर्पित और भरोसे के लायक भी थे। उन्होंने कई बार मराठा अभियानों की अगुवाई की थी और कठिन युद्धों में भाग लेकर अपनी युद्ध कौशलता साबित की थी। तानाजी को जब यह जिम्मेदारी सौंपी गई, उस समय वे अपने पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें
छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश मिला, उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को पीछे रखकर कोंढाणा के लिए निकलने का फैसला लिया। इस घटना का उल्लेख बाद की लोक परंपराओं में हुआ, जहां कहा जाता है कि तानाजी ने कहा, पहिले लगीन कोंढाण्याचम मगराय बाचम, जिसका मतलब है कि वे पहले कोंढाणा दुर्ग को जीतेंगे और उसके बाद ही बेटे की शादी करेंगे। तानाजी ने भरोसेमंद साथियों को चुना, रास्ते की जानकारियां मंगवाईं और उस जगह की पहचान करवाई जहां से चढ़ाई संभव हो सकती थी। कोंढाणा की स्थिति को देखते हुए यह साफ था कि सीधे द्वार से प्रवेश असंभव है, इसीलिए एक खास रास्ते से किले की चट्टानों पर चढ़ने की योजना बनाई गई। इस योजना को पूरा रूप देने के लिए अगले कुछ सप्ताह तानाजी और उनके साथियों ने गुप्त यात्रा, हथियारों की व्यवस्था और सिपाहियों की तैनाती पर ध्यान केंद्रित किया। 1669 के अंत तक यह तय हो चुका था कि युद्ध अब केवल समय की बात है। योजना यह थी कि पश्चिम दिशा की खड़ी चट्टान से चढ़ाई कर मुगलों को चौंकाया जाए। यह रास्ता कठिन था और कम सुरक्षित। सिपाहियों को चुपचाप रात में बिना आहट चढ़ाई और हमला करने का अभ्यास कराया गया। सभी टुकड़ियों को अलग अलग रास्तों से भेजा गया ताकि गोपनीयता बनी रहे। लोक कथाओं में वर्णन है कि एक घोरपद की मदद से चढ़ाई की गई। यह कथा तानाजी की साहसिकता का प्रतीक बन गई है। तानाजी ने सबसे पहले यह तय किया कि कितने सिपाही इस अभियान में भाग लेंगे। क्योंकि यह एक गुप्त हमला था और सीधे युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने सीमित लेकिन अत्यंत प्रशिक्षित सिपाहियों की टुकड़ी तैयार की। सिपाहियों को अलग अलग गांवों से बुलाया गया ताकि उनकी आवाजाही से कोई शक न हो। तानाजी ने इन सिपाहियों को छोटे समूहों में बांटकर अलग अलग जगहों पर अस्थायी ठिकाने बनाए। कुछ सिपाही पुणे के पास रहे तो कुछ सिंहगढ़ से दूर की पहाड़ियों में, ताकि अंतिम समय पर एक साथ मिलकर अभियान को पूरा किया जा सके। किसी भी सामान को खुले में नहीं लाया गया। सब कुछ ग्रामीण चरखियों, अनाज की बोरियों और पशुओं की पीठ पर ढका हुआ लाया गया। अभियान के दिन से 2 रात पहले सभी सिपाही अपने अपने ठिकानों से चल पड़े। वे अलग अलग रास्तों से जंगलों और घाटियों के भीतर से निकलते हुए तय बिंदु पर इकट्ठा हुए। वहां अंतिम बार योजना दोहराई गई। कौन किस दिशा से जाएगा, चढ़ाई के बाद कौन किस दुर्ग क्षेत्र को अपने कब्जे में लेगा और यदि विरोध हुआ तो किस क्रम में हमला होगा। तानाजी स्वयं चढ़ाई में सबसे आगे थे। उन्होंने अपने छोटे भाई सूर्याजी को एक अन्य रास्ते से प्रवेश की तैयारी में लगाया था, ताकि मुख्य प्रवेश द्वार से दुश्मन को मोड़ा जा सके और भीतर लड़ाई में अगर बाधा आए तो दूसरी दिशा से सहायता मिल सके। यह दोहरी योजना इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए बनाई गई थी। जिस रात को हमला तय हुआ वह पौष या माघ मास की एक अंधेरी रात थी। चारों ओर गहरा अंधकार था। सिपाहियों ने अपने सामान कस लिए, हथियार कमर से बांधे और चढ़ाई के लिए तैयार हुए। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, केवल मौन, अनुशासन और संकल्प की साफ छाया थी। तानाजी ने अपने सिपाहियों को अंतिम संकेत दिया, कोई आवाज नहीं, हर कदम सोच समझकर, और अगर पकड़े जाओ तो भी दुर्ग का स्थान उजागर मत करना। पहली चढ़ाई के लिए चुने गए सिपाहियों में से कुछ ने लोहे की कीलें दीवार में ठोकनी शुरू की। रस्सियां बांधी गईं और एक एक करके सिपाही ऊपर चढ़ने लगे। लगभग सीधी खड़ी इस चट्टान पर चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन मराठा सिपाहियों के अभ्यास और साहस ने इसे संभव बनाया। ऊपर से झांकते हुए किसी भी मुगल पहरेदार की नजर में यह चढ़ाई न आई। इसके लिए समय, मौसम और चंद्रमा की स्थिति का कई महीनों तक अध्ययन किया गया था। लगभग 1 घंटे के अंदर पहली टुकड़ी ऊपर पहुंच चुकी थी। ऊपर चढ़ते ही तानाजी और उनके सिपाहियों ने सावधानी से चारों ओर का जायजा लिया। पहरेदारों की टोह ली गई। किले की दीवार पर गश्त लगाने वाले सिपाही सोए हुए थे या आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। इस समय को तानाजी ने निर्णायक माना। चुपचाप उन पर हमला किया गया। कई को बिना आवाज किए खत्म किया गया। कुछ भागने लगे, लेकिन उनको वहीं रोका गया। दुर्ग के पश्चिमी हिस्से पर अब मराठों का कब्जा बन चुका था। जैसे ही यह संकेत अन्य टुकड़ियों को मिला, दूसरे रास्तों से भी सिपाही भीतर प्रवेश करने लगे। तानाजी ने जल्दी से अपने कुछ सिपाहियों को दीवारों और प्रवेश रास्तों की दिशा में तैनात कर दिया, ताकि मुगलगढ़ के अंदरूनी हिस्से में जो हलचल शुरू हो उसे रोका जा सके। कुछ ही देर में किले के अंदर से शोर उठने लगा। मुगल सैनिकों ने हमला समझ लिया था। बिगुल बजा दिया गया।
लेकिन तब तक मराठे किले की एक दीवार पर कब्जा जमा चुके थे। रात का समय होने के कारण दुर्ग के भीतर उलझन की स्थिति बन गई। मुगल सिपाहियों को साफ नहीं हो रहा था कि हमला किस दिशा से हुआ है। मराठों ने इस उलझन का पूरा लाभ उठाया। संकरे रास्तों और सीढ़ियों में वे पहले से जमा हो चुके थे और हर दिशा से विरोध को रोकने लगे। तानाजी ने अपने सिपाहियों को दो दिशाओं में बांटा। एक दल किले के बीच के हिस्से की ओर बढ़ा, जहां से संदेश और सामान के रास्ते निकलते थे। दूसरा दल हथियार घर की ओर बढ़ा, ताकि मुगलों को हथियारों तक पहुंचने से पहले रोका जा सके। इस तालमेल ने हमले को सफल बनाने में बड़ा योगदान दिया। कोंढाणा का किला बड़ा था और उसमें कई दरवाजे, बुर्ज और तहखाने थे। इन सभी इलाकों में रात के अंधेरे में रास्ता पहचानना कठिन था, लेकिन तानाजी और उनके साथियों ने पहले के निरीक्षण और अनुभव के आधार पर पूरे अभियान को अच्छी तरह से तैयार किया। इसी दौरान मुख्य किले के भीतरी हिस्सों से ध्वनि सुनाई देने लगी। मुगल सेनापति उदयभान राठौड़ को खबर मिल चुकी थी और उसने मुकाबले के लिए सिपाही तैयार करने शुरू कर दिए थे। तानाजी को यह आभास हो गया था कि अब खुला युद्ध होना तय है और उन्होंने उसी अनुसार मोर्चा संभाल लिया। जोरदार युद्ध की शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन शुरुआती बढ़त मराठों के पक्ष में थी। उन्होंने न केवल एक कठिन रास्ते से प्रवेश किया था, बल्कि किले की सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह चकित कर दिया था। मुगल सिपाहियों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन हमला अनपेक्षित था। मराठा सिपाही अब किले के भीतर अलग अलग हिस्सों में बंट चुके थे, कुछ बुर्जों पर, कुछ हथियार घर के पास और कुछ मुख्य दरवाजे से थोड़ा पहले। अंधेरे और पहाड़ी बनावट के कारण रास्ते जटिल थे, जिससे हर मोड़ पर आमने सामने की भिड़ंत होने लगी। पहली टक्कर गढ़ के पश्चिमी हिस्से के गलियारों में हुई। मराठा सिपाही जिनके पास तलवार, बिछुआ, लाठी और ढालें थीं, उन्होंने पास से आ रहे मुगल गश्ती दल पर धावा बोला। जवाब में मुगल सिपाहियों ने भी ललकारते हुए तलवारें निकाली और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। किले की संकरी गलियों में यह भिड़ंत जबरदस्त और खून से सनी हुई थी। दोनों ओर से सिपाही बारी बारी से गिरने लगे। तानाजी द्वारा पहले से दिए गए दिशा निर्देशों ने उन्हें रास्ता दिखाया था, किस ओर से आगे बढ़ना है, कौन से बुर्ज पहले लेना है और कहां कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। लगभग आधे घंटे के भीतर युद्ध की तीव्रता बढ़ चुकी थी। किले के पूरब दरवाजे से भी मुगल सिपाहियों ने प्रवेश किया और लड़ाई अब 3 अलग अलग बिंदुओं पर फैल चुकी थी। तानाजी ने कुछ सिपाहियों को पूरब दिशा से आने वाली मदद को रोकने के लिए भेजा। जिन जगहों पर मुगलों की संख्या ज्यादा थी, वहां मराठों ने गलियों और सीढ़ियों को बंद कर दिया ताकि उनका चलना धीमा हो जाए। उदयभान राठौर ने किले के मध्य भाग में स्थित केंद्रीय प्रांगण में अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और एक जोड़ी सिपाहियों को तानाजी की स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा। कोंढाणा के बुर्जों पर अब आग के धुएं, मशालों और युद्ध घोष की गूंज सुनाई दे रही थी। दोनों ओर के सिपाही लगातार घायल हो रहे थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक खास मोड़ पर मराठों ने किले की जल आपूर्ति के पास नियंत्रण जमा लिया। यह योजना के नजरिए से जरूरी था, क्योंकि इससे मुगलों की लंबी लड़ाई लड़ने की ताकत पर सीधा असर डाला जा सकता था। दूसरी ओर मुगल धनुर्धारियों ने ऊंचाई से बाण बरसाने शुरू कर दिए थे, जिससे कई मराठा घायल हुए, लेकिन हमला रुकने वाला नहीं था। तानाजी खुद अपने दल के साथ मुख्य रास्ते की ओर बढ़ रहे थे, जहां से उन्हें उदयभान की टुकड़ी से आमना सामना करना था। इस बीच उन्होंने संकेत दिया कि यदि किसी भी जगह पर जोरदार विरोध मिले तो वहां से सिपाही पीछे न हटें, बल्कि उन्हें चारों तरफ से घेर कर दबाएं। क्योंकि यह रात का समय था, इसलिए आसपास की चौकियों से मुगल मदद नहीं मंगाई जा पा रही थी और यही मराठों के लिए मौका था। कोंढाणा दुर्ग के भीतर जैसे जैसे समय बीत रहा था, लड़ाई और ज्यादा तेज होती जा रही थी। मराठा दलों ने कई बड़े बुर्जों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दुर्ग का बीच का हिस्सा अब भी मुगलों के अधीन था। यही वह जगह थी जहां से उदयभान राठौड़ अपने सिपाहियों को निर्देश दे रहा था। वह पूरी तरह सतर्क था और हमले की योजना को समझ चुका था। यह कोई सीधी भिड़ंत की स्थिति नहीं थी, बल्कि परछाई से निकली, ठीक ढंग से बनाई गई और एक ही समय पर कई दिशाओं से की गई घुसपैठ की योजना थी। तानाजी के साथ उस वक्त करीब 40 सिपाही थे, जो दुर्ग के भीतर लड़ते हुए मुख्य केंद्र तक पहुंच चुके थे। रास्ते में कई जगह मुगल धनुर्धारियों और तलवारधारियों से भिड़ंत हुई,
लेकिन तानाजी के आदेश साफ थे, बिना रुके आगे बढ़ना है। जैसे ही वे उस प्रांगण में पहुंचे जहां उदयभान मौजूद था, एक तेज आवाज गूंजी, तानाजी। उदयभान राठौड़ सामने खड़ा था, पूरी तरह कवच में, हाथ में बड़ी तलवार लिए। उसके पीछे करीब 20 मुगल सिपाही थे जो लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। यह आमना सामना पहले से तय नहीं था, लेकिन दोनों योद्धाओं ने तुरंत फैसला किया कि यह लड़ाई केवल तलवारों से होगी, आमने सामने की भिड़ंत जो या तो किसी की जान पर ही खत्म होगी। तानाजी ने अपने साथियों को इशारे से पीछे हटने को कहा और खुद आगे बढ़े। उनकी तलवार हाथ में थी, ढाल बांह में, और आंखें उदयभान पर टिकी थीं। उदयभान भी पूरी तरह तैयार था। दोनों योद्धाओं की तलवारें टकराईं। पहला वार दोनों ने ढाल से रोका, लेकिन अगले ही पल तानाजी ने तेजी से बाईं ओर वार किया, जिसे उदयभान ने पीछे हटकर रोका। इसके बाद एक कई वार और जवाबी वार हुए। कभी तलवारों की टंकार, कभी ढालों की गूंज। अंधेरे में जलती मशालों की रोशनी के बीच यह द्वंद्व बहुत देर तक चला। आसपास खड़े मराठा और मुगल सिपाही केवल देख रहे थे। इस समय यह लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच थी। लोक परंपरा में कहा जाता है कि यह लड़ाई इतनी तेज थी कि आसपास की दीवारों पर तलवारों की चोट के निशान पड़ गए थे। दोनों योद्धा घायल हो चुके थे। तानाजी की बांह से खून बह रहा था और उदयभान की जांघ पर गहरा घाव लग चुका था, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक पल के लिए तानाजी ने पीछे हटकर सांस ली, फिर अचानक तेजी से आगे बढ़े और तलवार को ऊपर से नीचे घुमाया। उदयभान ने वार रोका, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ा और वह एक घुटने पर आ गया। उसी समय तानाजी ने दूसरा वार किया जो उसके कंधे पर लगा, लेकिन तानाजी भी पूरी तरह थक चुके और घायल हो चुके थे। जनश्रुति के अनुसार इस संघर्ष के अंत में दोनों योद्धा एक साथ गिरे। तानाजी ने आखिरी वार किया, लेकिन उसी समय उदयभान की तलवार उनकी छाती को चीर गई। अगले पल दोनों योद्धा जमीन पर पड़े थे। उनके चारों ओर केवल लड़ाई की गूंज, मशालों की चमक और दोनों पक्षों के सिपाहियों की स्तब्ध निगाहें थीं। यह पल लड़ाई की दिशा के लिए निर्णायक था। मराठा सिपाहियों ने देखा कि उनका सेनापति भूमि पर है, लेकिन साथ ही यह भी देखा कि दुश्मन का सेनापति भी मृत प्राय पड़ा है। अब फैसला लेना था कि इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देना है। तानाजी की मौत की खबर कुछ ही देर में उनके साथियों तक फैल चुकी थी। मराठा दलों में एक पल की हलचल फैल गई। जिन छोटे दलों को तानाजी ने किले के भीतर अलग अलग जगहों पर तैनात किया था, उन्हें यह खबर अलग अलग रास्तों से मिलनी शुरू हुई कि सेनापति अब जीवित नहीं है। कई सिपाही चौंक कर पीछे हटने की सोचने लगे। किले के भीतर अंधेरा, घायल साथियों की चीखें और पीछे से मुगल विरोध ने दबाव को और बढ़ा दिया। लेकिन उसी समय सूर्याजी मालुसरे, तानाजी के छोटे भाई, किले के पश्चिमी रास्ते से एक नई टुकड़ी लेकर भीतर पहुंचे। यह टुकड़ी शुरू से किले के बाहरी हिस्से में तैनात थी और उसे तभी भीतर जाना था जब अंदर की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचे। जैसे ही सूर्याजी को तानाजी के गिरने की खबर मिली, उन्होंने देर नहीं की। सूर्याजी ने स्थिति का अंदाजा लगाया। तानाजी के बिना सिपाहियों का मनोबल टूटने की कगार पर था। उन्होंने सबसे पहले जरूरी जगहों पर जाकर सभी मराठा सिपाहियों को इकट्ठा किया और बिना किसी भावुकता के केवल 2 वाक्य बोले, किला छोड़ना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार सूर्याजी ने उस समय साफ आदेश दिया था, जो सिपाही पीछे हटने की कोशिश करेगा, उसके लिए किले के मुख्य दरवाजे से वापसी मुमकिन नहीं होगी। उन्होंने सीमित प्रवेश रास्तों पर अपने सिपाही तैनात कर दिए ताकि कोई भी सिपाही भाग न सके। इसका असर तुरंत हुआ। सिपाहियों ने फिर से मोर्चा संभाला। इसी बीच मुगल दलों को भी खबर मिल चुकी थी कि मराठा सेनापति मारा जा चुका है। उन्होंने दुर्ग के बीच के हिस्से पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए हमला तेज कर दिया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि मराठा अब और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। सूर्याजी की टुकड़ी ने न केवल बचाव किया, बल्कि एक के बाद एक बुर्जों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तानाजी की मौत के बावजूद मराठों ने दुर्ग के मुख्य जलाशय, हथियार घर और बीच वाले प्रांगण पर फिर से हमला किया। सूर्याजी खुद उस जगह पर पहुंचे जहां तानाजी और उदयभान की आखिरी भिड़ंत हुई थी। उन्होंने अपने भाई का खून से सना शरीर देखा और वहीं खड़े होकर आदेश दिया, अंतिम हमला अब यहीं से शुरू होगा। इस फैसले के साथ मराठा सेना ने एक बार फिर मिलकर एक स्वर में जय भवानी नारा लगाया और किले के भीतर
आखिरी निर्णायक लड़ाई के लिए आगे बढ़ गई। सूर्याजी ने एक और साहसी फैसला लिया। उन्होंने सभी मराठा सिपाहियों को 3 दलों में बांटा। एक दल को पश्चिमी रास्ते से मुख्य बुर्ज की ओर भेजा गया, दूसरा दल अंदर के भंडार घर की ओर और तीसरा दल सूर्याजी खुद लेकर सीधे बीच के प्रांगण में दाखिल हुए। यह हमला केवल संख्या या ताकत पर आधारित नहीं था, बल्कि पूरा नियंत्रण और तालमेल के साथ किया गया हमला था। एक ऐतिहासिक उल्लेख अनुसार इस अंतिम हमले से पूर्व सूर्याजी ने अपने दल को स्पष्ट किया था कि यदि वे पीछे हटे तो न केवल युद्ध हार जाएंगे, बल्कि तानाजी का बलिदान भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए यह हमला आखिरी माना गया। न कोई पीछे हटेगा, न कोई अलग होगा। जैसे ही तीनों दल अपने तय रास्तों पर बढ़े, किले के भीतर की शांति टूट गई। मराठा सिपाहियों की कदमों की आवाज, लड़ाई का घोष और मुगल सिपाहियों के जवाब से माहौल गूंज उठा। सूर्याजी की टुकड़ी ने किले के बीच वाले प्रांगण में घुसते ही एक आखिरी भिड़ंत में बाकी बचे मुगल सिपाहियों को रोका। यहां अब व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि संगठित दलों की भिड़ंत हो रही थी। किले का मुख्य दरवाजा अब मराठों के कब्जे में था और मुख्य बुर्ज पर भी उनका अधिकार बनने लगा। जैसे ही यह आक्रामक मोर्चा पूरे किले में फैला, मुगल पक्ष पूरी तरह से बिखर गया। जिन सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया, उन्हें बंदी बना लिया गया और जो अंत तक लड़ते रहे, वे यहीं लड़ाई में मारे गए। उदयभान की मौत के साथ किले की कमान अपने आप टूट चुकी थी और अब सूर्याजी के नेतृत्व में मराठा ध्वज कोंढाणा की दीवार पर लहराने को तैयार था। कुछ मुगल सिपाहियों ने अंदर की परतों में छिपने की कोशिश की, लेकिन मराठों ने पूरी योजना के साथ खोजकर उन्हें भी पकड़ लिया। सुबह होते होते मराठा ध्वज कोंढाणा दुर्ग के सबसे ऊंचे बुर्ज पर फहराया गया। यह वही जगह थी जहां से पहले मुगल ध्वज देखा जाता था और जो पुणे से दूर मैदान में भी साफ दिखाई देता था। अब उस पर भगवा ध्वज लहरा रहा था, किसी भावुक वजह से नहीं, बल्कि यह संकेत था कि रणनीतिक और फौजी रूप से यह किला अब मराठा कब्जे में है। जहां तक ऐतिहासिक स्रोतों का सवाल है, इस लड़ाई का जिक्र साफ तौर पर कुछ प्रमुख मराठी ग्रंथों जैसे सभासद बखर, चक्रधर बखर और बाद में जेडे शकावली जैसे प्रशासनिक लेखों में आता है। यह खबर छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची। संदेश में 2 मुख्य बातें लिखी थीं। पहली कि कोंढाणा दुर्ग पर मराठों ने पूरा अधिकार बना लिया है। दूसरी कि इस अभियान का नेतृत्व करने वाले सेनापति तानाजी मालुसरे लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। मराठा इतिहासकारों के अनुसार उस समय दरबार में पूरी तरह मौन छा गया था। यह केवल एक सफल सैन्य अभियान की रिपोर्ट नहीं थी, यह एक ऐसे विश्वस्त सेनापति के बलिदान का समाचार था जिसने बिना किसी संकोच के राज्य हित में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जनश्रुति के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी क्षण कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला, जिसका मतलब है किला तो जीत लिया लेकिन सिंह चला गया। यह वाक्य आगे चलकर लोक परंपरा में गहराई से जुड़ गया। कोंढाणा दुर्ग पर मराठों का पूरा नियंत्रण बनने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले तानाजी मालुसरे के बलिदान को सार्वजनिक रूप से सम्मान देने का फैसला लिया। इस लड़ाई में उनकी भूमिका सिर्फ एक सेनापति की नहीं, बल्कि ऐसे योद्धा की थी जिसने निजी जिम्मेदारी को राज्य के हित में पीछे रख दिया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजकीय रूप से घोषणा की कि अब कोंढाणा दुर्ग को सिंहगढ़ के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले का मकसद साफ था, तानाजी के बलिदान को हमेशा की स्मृति में बदलना। यह नामकरण आदेश तुरंत मराठा प्रशासन और सभी फौजी अभिलेखों में लागू किया गया। यह 1770 में मराठा लड़ाई नीति के एक बड़े मोड़ का संकेत था। इस जीत ने न केवल मराठा फौजी मनोबल को ऊंचा किया, बल्कि मुगल प्रशासन को भी यह साफ इशारा दिया कि मराठा ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और आक्रामक रूप में लौट चुकी है। कोंढाणा जैसे किले का हाथ से जाना, वह भी उदयभान जैसे अनुभवी अफसर की मौजूदगी में, मुगल फौजी तंत्र के लिए अपमानजनक हार थी। औरंगजेब के दक्षिणी अभियान की योजना में कोंढाणा को एक अहम फौजी चौकी के रूप में देखा जाता था। इसके जरिए पुणे और आसपास के मराठा इलाकों पर नियंत्रण रखा जाता था। अब वह नियंत्रण खत्म हो चुका था। सिंहगढ़ की इस जीत ने उन्हें यह यकीन दिलाया कि मुगल राज अजेय नहीं है और अगर मिलकर सामना किया जाए तो स्थानीय शासन दोबारा मराठा अधिकार में आ सकता है।
ये कहानी सिर्फ तानाजी मालुसरे की नहीं, बल्कि उदयभान जैसे गद्दारों की भी है। वो जो राजपूत होते हुए भी मुगलों की गुलामी में अपनी पीठ झुकाकर जिए और जिसने राजपूत नाम को सिर्फ बदनाम किया। उसने तलवार उठाई, लेकिन अपने धर्म या जमीन के लिए नहीं, बल्कि उस सल्तनत के लिए जो हिंदुस्तान की मिट्टी को कुचल रही थी। उदयभान जैसे लोग इतिहास में इसलिए नहीं याद किए जाते क्योंकि उन्होंने कोई युद्ध लड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने राजपूतों की उस परंपरा को गंदा किया जो बप्पा रावल, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे नामों से जानी जाती थी। ये वो नाम हैं जो अपने प्राण दे सकते थे, लेकिन पराई छत्र छाया में खड़े नहीं हो सकते थे। उदयभान जैसे पालतू जब दिल्ली के तलवे चाट रहे थे, तब तानाजी जैसे लोग अपने बेटे की शादी छोड़कर मौत की तरफ बढ़ रहे थे। वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि किला जीतना था, बल्कि इसलिए कि किसी और की छाया में जीना मंजूर नहीं था। इसलिए इस कहानी को सिर्फ वीरता के रूप में मत देखो, इसे एक साफ संदेश की तरह देखो कि जो तलवार दुश्मन के हक में उठे, वो चाहे किसी भी खून की हो, वो गद्दारी ही कहलाएगी। और अगर ये कहानी आपको हिला गई हो, तो अब राजा सुहेलदेव की जंग देखनी चाहिए, राजा छत्रसाल पेशवा बाजीराव की जुगलबंदी समझनी चाहिए और महाराणा कुंभा का दबदबा देखना चाहिए, जिनकी वीडियोस अब आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।